Good morning to everyone. It's me again, पुनीत सिंगल या नर्सिंग एजुकेटर एंड द ट्यूटर। आज का वीडियो हम बनाने का यही पर्पज़ था कि एक्चुअली में हम इतना बड़ा सिस्टम की जो फार्मा है, नर्वस सिस्टम की फार्मा, नर्वस सिस्टम की मैं आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो है फार्मा आज मैं इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँगा। विच इज़ एन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन बिकॉज ऑफ इसकी अप्रोच कभी खत्म होती नहीं है। या आप चाहे किसी भी सिस्टम के अंदर चले जाए, कहीं ना कहीं इसकी फार्मा को जो है बार बार डिस्कस कर रहे होंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सा लेक्चर हो जाता है अपने आप में। तो ये वीडियो को मैं इसीलिए बनाने का पर्पज़ यही था कि आप इसको बार बार देख पाएंगे, नोट्स को कैरी कर पाएंगे अपने साथ। वीडियो में मेरे को आप मेरा फेस नहीं देख पाएंगे ना, बोले ये तो हमारे लिए बढ़िया चीज़ हो गई नहीं। वीडियो में आप मेरा फेस नहीं देख पाएंगे, बट मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिख रहा हूँ, तो आप उसे पॉज करके राइट भी कर सकते हैं, फिर मेरे साथ लिख सकते हैं, बट समझने के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा बिकॉज मैं आपको साथ साथ समझा भी रहा हूँ। ठीक है, अगले कुछ भी समय के अंदर हम जो है उसी कंप्लीट फार्मा को डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई डाउट, सवाल, समस्या, तकलीफ, परेशानी, दर्द, पीड़ा, छटपटाहट अगर है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, फिर मेरे से आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर। ओके, जिसके जो है मैं आपको लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं जो है ऐड कर दूँगा। इस दैट ग्रेट। चलो, किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ पाएंगे। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम वापस से वीडियो शुरू करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं, विच इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्मा। बेस्ट ऑफ लक। Good morning to everyone. It's 6 a.m. in morning and it's me, your nursing educator, your beloved teacher पुनीत सिंगल। आज का जो टॉपिक है, कहीं ना कहीं आज का जो लेक्चर है हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी पे। हम फार्माकोलॉजी सीरीज शुरू कर रहे हैं ताकि आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को और बाकी दूसरे सिस्टम को काफ़ी अच्छे से समझ पाए। हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की यानी कि ANS की फार्मा शुरू करेंगे। अगर इस रिगार्डिंग आपको अगर कोई डाउट अगर है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं @puneet के साथ। आप कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। नॉर्मली डाउट आपको आएगा नहीं बिकॉज मैं चीज़ों को बड़ा सिंप्लीफाई करके सिंपल से सिंपल करने की कोशिश करूँगा। आप साथ ही साथ मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं। मैंने चीज़ों को बड़ा सिंपली करने की कोशिश की है। हम थोड़ा सा लेंदी वे में पढ़ेंगे ताकि जब हम रिवीजन करें तो हम उन्हें बड़ा शॉर्ट बनाते हैं। अगर हम पढ़ेंगे ही शॉर्ट तो रिवीजन में चीज़ें और शॉर्ट हो जाएगी। तो वैसा ना करके हम पहले एक डिटेल स्टडी करके फिर चीज़ों को बड़ा शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप पैनिक ना कीजिएगा। अगर कोई डाउट अगर है तो आप मेरे से पूछते रहिएगा, बस सवाल करते रहिएगा। ग्रेट। अपने नोट्स को आप प्रिपेयर करके रखें। नोट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग का जो वही है जो अंत समय में काफ़ी काम आएगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिस्कशन मैं करूँ, उसकी फार्मा का मैं डिस्कशन करूँ, उससे पहले मेरे को आना चाहिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या, नर्वस सिस्टम क्या है। तो एक्चुअली में अगर मैं आपसे बोलूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बॉडी में क्या है तो वो है आपका कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है कि मैं बाकी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें रोक पाऊँ, उन्हें कंट्रोल कर पाऊँ, अपनी इच्छा से चला पाऊँ। और ये कंट्रोल करने का काम जो आपकी बॉडी के अंदर कर रहा है वो ब्रेन है। ब्रेन दो तरह से चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। ब्रेन एक जो आपकी कॉन्शियसनेस में है और एक जो आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं है। कहने का मतलब मैं इन्हें वॉलेंट्री वे में कंट्रोल कर सकता हूँ या फिर मैं इन्हें इनवॉलेंट्री वे में कंट्रोल कर सकता हूँ। वॉलेंट्री वे में कंट्रोल करने का मतलब कंट्रोल कर तो ब्रेन ही रहा है, लेकिन इन्हें आप अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। विथ यूर विल के अकॉर्डिंग आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, वो कहलाते हैं वॉलेंट्री फंक्शन। लेकिन जिन्हें आप अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते वो सारे के सारे इनवॉलेंट्री फंक्शन है। लाइक मेरी जो लिम्बिक एक्टिविटी है, मेरे मूवमेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं रेस्पिरेशन को थोड़े समय के लिए अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकता हूँ। डेफिनेटली मैं अपनी रेस्पिरेशन को, मैं अपनी ब्रीदिंग को जो है थोड़े समय के लिए, उसके बाद में वो इनवॉलेंट्री हो जाता है, लेकिन थोड़ी समय के लिए कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अपना मिक्चुरेशन जो है यानी कि यूरिनेशन की अगर मैं बात करूँ, यूरिन पास करने का प्रोसेस, उसे मैं अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसे काफ़ी सारे प्रोसेस है जिन्हें आप अपनी इच्छा से काफ़ी बार कंट्रोल कर सकते हैं। सारे के सारे वॉलेंट्री फंक्शंस कहलाते हैं। दूसरे तरह के फंक्शन जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो कौन से फंक्शन है, तो विसरल ऑर्गन जो है बॉडी में, जितने भी विसरल ऑर्गन है उन विसरल ऑर्गन की एक्टिविटी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो सारे के सारे इन्वॉल्वमेंट फंक्शन कहलाएंगे। कहने का मतलब क्या आप अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप अपने गैस्ट्रिक यानी कि GIT सिस्टम को आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप अपनी ग्लैंड्स को यानी कि हार्मोन्स के लिए सीक्रेट करने वाले ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब मोटा मोटी अगर मैं आइडिया लगाऊं तो बॉडी में दो तरह के फंक्शंस हो रहे हैं, वॉलेंट्री फंक्शंस और इनवॉलेंट्री फंक्शन। दोनों फंक्शंस को कंट्रोल करने का जो मेजर कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही है जो इन फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और फंक्शंस को कंट्रोल करके पूरी बॉडी पर आधिपत्य स्थापित करते हैं। तो ये दोनों के दोनों, ब्रेन वाला पार्ट आपका
और ब्रेन के साथ में स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट ये आपके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी के, इसीलिए आप इन्हें बोलते हैं क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा बॉडी के अंदर होता क्या है, तो बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम में कंट्रोल करने के लिए आपके पास होते हैं न्यूरॉन्स। क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। एक न्यूरॉन की अगर मैं आपको जनरल स्ट्रक्चर बताऊं, तो एक न्यूरॉन की जनरल स्ट्रक्चर में एक सेल है जो मॉडिफाई हो चुकी है। ये सेल ने मॉडिफाई होकर इसके अंदर ढेर सारे प्रोसेस बनाए और एक प्रोसेस इसमें से लंबा हो गया। बहुत बढ़िया। तो अगर इस सेल को मैं डिफाइन करूँ तो कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, इसको आप वापस से देखने की कोशिश करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो सेल बनाई, इसका ये जो बीच वाला पार्ट है दैट इज योर सेल बॉडी। देखो जब यही है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस जो मैंने सेंटर में बना रखा है, तो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। यहाँ पर जो प्रेजेंट है इन्हें बोलते हैं डेंड्रॉन्स, जो इसके प्रोसेस है। और डेंड्रॉन्स आगे डिवाइड होकर बहुत छोटी छोटी ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे, तो डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास आएगी, जो भी आपके पास सूचना आएगी, या फिर मैं इन्हें कह दूँ इम्पल्स अच्छी भाषा में, इम्पल्स से ज़्यादा बढ़िया वर्ड होगा अगर मैं यूज करूँगा क्या, एक्शन पोटेंशियल। तो जो भी एक्शन पोटेंशियल, जो भी करंट, जो भी इम्पल्स, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगा उसको रिसीव करने का काम कौन करेगा, डेंड्राइट्स करेंगे। ये डेंड्राइट्स इम्पल्स को रिसीव करके न्यूक्लियस की तरफ लेके जाते हैं, और न्यूक्लियस की तरफ ले जाने के बाद में ये एक्सॉन की तरफ ले जाए जाते हैं, जहाँ पर एक जो न्यूरॉन है बहुत बड़ा हो गया, इसका एक प्रोसेस बड़ा हो गया, उसको पार्ट को बोलते हैं क्या आप, एक्सॉन। इस एक्सॉन की क्या खास बात है कि एक्सॉन के बाहर की जो लेयर होती है, इस लेयर को बोला जाता है क्या, एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं इसे, एक्सोलेमा। इसके बाद में यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के ऊपर मिलने वाली सेल्स क्या करेगी, तो ये सेल्स यहाँ पर एक लेयर और बनाती है जो कि एक फैटी सब्सटेंस का सीक्रेशन करती है। किसका सीक्रेशन करेगी, तो सबसे पहले इस सेल का देखें। इन सेल का नाम होता है स्वान सेल। ये स्वान सेल पीएनएस में प्रेजेंट होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है, ये बात आप ध्यान रखें। और ये स्वान सेल एक फैटी सब्सटेंस बनाएगी, और इस फैटी सब्सटेंस को आप बोलेंगे क्या, इस फैटी सब्सटेंस को मैं बोलूँगा मायलिन। तो ये माइलिन की एक शीट बन गई, और इस माइलिन की शीट बनने का प्रोसेस कहलाता है माइलिनेशन। अगर कभी माइलिन शीट टूटेगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, डीमाइलिनेशन। जो भी न्यूरॉन जिनके ऊपर माइलिनेशन शीट प्रेजेंट होती है, फिर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, उस तरह के न्यूरॉन को आप बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन के होने का फ़ायदा क्या है कि न्यूरॉन अगर माइलिनेटेड है तो इम्पल्स उसमें से लीक नहीं करेंगे, दैट्स इट। तो न्यूरॉन्स दो तरह के हो सकते हैं माइलिन शीट के बेसिस पर, माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो माइलिन शीट को बनाया किसने, ये क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम में दिखेगा, तो वो है स्वान सेल। इसका क्या, स्वान सेल। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट को बनाने का काम कौन करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट स्वान सेल के थ्रू नहीं बनती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट बनाई जाती है किसके थ्रू, ओलिगोडेंड्रोसाइट के द्वारा, ओलिगोडेंड्रोसाइट के द्वारा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। इज दैट ग्रेट, ये क्वेश्चन आप याद रखें। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। और पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन बनाता है, स्वान सेल। बहुत बढ़िया। तो सर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो बिल्कुल समझ में आ गया कि ये ब्रेन वाला पार्ट, ये पीछे ब्रेन स्टेम, और ये ब्रेन स्टेम से निकला स्पाइनल कॉर्ड। बहुत बढ़िया। स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो हेड है वो क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होगा। कौन सी कैविटी में, क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होगा। और ये वर्टिब्रल कॉलम की जो कैविटी है बनी उसमें प्रेजेंट होगा। वर्टिब्रल कॉलम की जो कैविटी है वो वर्टिब्रा से बनी होती है। वर्टिब्रा एक बॉनी चीज़ है, इस तरह की बॉन्स होती है। तो टोटल कितनी वर्टिब्रा होती है हमारे पास, 31। सर्वाइकल रीजन में 7, थोरेसिक रीजन में 12, लंबर रीजन में 5, सैक्रम रीजन में 5, और कॉक्सियल रीजन में 4। मैंने सैक्रम और कॉक्सियल को बंद करके रखा है ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज ऑफ ये फ्यूज्ड होती है। ये क्या होती है, फ्यूज्ड होती है। तो एक्चुअली में 5 सैक्रम फ्यूज होकर एक सैक्रम बनाती है, और 4 कॉक्सियल फ्यूज होकर एक कॉक्सियल बनाती है। ग्रेट। तो ये वर्टिब्राज है। इन वर्टिब्रा के बीचों बीच क्या प्रेजेंट होती है, एक छोटी सी होल, और उस होल के अंदर बेसिकली थ्रू आउट क्या जा रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसमिशन करने का काम है केवल कि ब्रेन से इम्पल्स लाए और ट्रांसमिट करती है। यहीं पर अगर मैं वापस से आपसे डिस्कशन करूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बाद में, कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो समझ में आ गया, लेकिन इम्पल्स को बॉडी के अंदर लेके जाना है,
तो एक्चुअली में यहाँ से क्या निकल रहे होंगे, न्यूरॉन्स। क्या निकल रहे होंगे, न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उस तरह के नर्वस सिस्टम को बोलते हैं क्या, पीएनएस। पीएनएस मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि जितने भी आपके पास इम्पल्स है, जितने भी आपके पास क्या है, इम्पल्स है, उन इम्पल्स को ऑर्गन से उठाया जाए, उसको ऑर्गन से उठा के कहाँ लाया जाए, ब्रेन के पास लाया जाए। सही है। और जब ब्रेन इन्फॉर्मेशन बना देगा, जब ब्रेन क्या बना देगा, इन्फॉर्मेशन बना देगा, तो उस इन्फॉर्मेशन को वापस से उस ऑर्गन के पास लाया जाए, ब्रेन से इन्फॉर्मेशन को वापस ऑर्गन के पास लाया जाए। इन दोनों के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी मैं यूज करता हूँ। जब इन्फॉर्मेशन ऑर्गन से ब्रेन के पास ले जाई जाती है तो इस तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सही है। जब इन्फॉर्मेशन ब्रेन से ऑर्गन के पास लाई जाती है तो इस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं मोटर न्यूरॉन। तो किस तरह से न्यूरॉन वर्क कर रहे हैं, उस तरह के बेसिस पर न्यूरॉन दो तरह के हो सकते हैं, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। कभी कभार कुछ नर्व ऐसी होगी, अलग अलग हो सकती है, कभी कभार कुछ नर्व ऐसी होगी जो दोनों के दोनों फंक्शन परफॉर्म करेगी। उस तरह की नर्व को आप बोलते हैं क्या, मिक्स्ड नर्व। क्या बोलेंगे, मिक्स्ड नर्व। तो नर्व तीन टाइप की हो सकती है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और द मिक्स्ड नर्व। इन्फॉर्मेशन जब ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जाए तो ब्रेन में सेंसेशन फील होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि दीज आर सेंसरी नर्व। जब ब्रेन में इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर दी गई, उसको आई की तरफ लेके आया गया, फिर बॉडी में कहीं और लेके आया गया, उसे बोला गया मोटर नर्व। और तीसरे तरह की जो नर्व होगी उसे क्या बोलेंगे, मिक्स नर्व। तो तीन तरह की नर्व आपके पास हो सकती है। बहुत बढ़िया। तो मैंने बेसिक आइडिया क्लियर कर दिया। मैंने बोल दिया कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो आपकी बॉडी में कंट्रोल करता है, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ क्या, हाँ। एक सीएनएस वाला पार्ट, एक पीएनएस वाला पार्ट। पीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन आएगा, तो ब्रेन वाला पार्ट इसके अंदर है और स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट इसके अंदर है। बचा पीएनएस वाला पार्ट, तो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक होगा आपका मोटर वाला पार्ट और एक आपका होगा सेंसरी वाला पार्ट। आप समझ गए होंगे सेंसरी का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मोटर का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर सेंसरी जो है और मोटर जो पार्ट है, सेंसरी पार्ट को आप एफरेंट पार्ट भी कहते हैं, सेंसरी पार्ट को आप एफरेंट पार्ट भी कहते हैं। सॉरी सेंसरी पार्ट को मैं मोटर में लिख रहा हूँ। सेंसरी पार्ट को आप क्या बोलते हैं, एफरेंट पार्ट बोलते हैं, और मोटर पार्ट को आप इफरेंट पार्ट बोलते हैं। तो दूसरे टर्म इनके जरूर याद रखें, एफरेंट एंड द इफरेंट। कैसे याद रखेंगे, आया, आया मतलब ए फोर आया, ए फोर एफरेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी का बचा हुआ कौन सा, इफरेंट। इफरेंट मतलब गया तो ब्रेन की तरफ आया, इट मीन सेंसरी। सेंसरी मीन्स ए फोर एफरेंट और द एफरेंट आया। गॉट इट, बहुत बढ़िया। दादा यहाँ पर मेरे को जो डिस्कशन करना है, देखो सेंसरी फंक्शन का क्या क्या है। सेंसरी फंक्शन हमेशा वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री कुछ नहीं हो सकते। भाई मेरे को देखना है, मेरे को दिखेगा दिखेगा, तो इम्पल्स अगर ब्रेन की तरफ आएगा तो आएगा, यानी कि सेंसरी फंक्शन आपकी कंट्रोल में नहीं होते हैं। कंट्रोल में जो हो सकते हैं वो मोटर फंक्शंस हो सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि आपका जो ब्रेन फंक्शन कर रहा है, कहने का मतलब क्या, आपका ब्रेन मोटर फंक्शन कर रहा है, क्या इन्फॉर्मेशंस को, इम्पल्स को आपके ब्रेन से ऑर्गन की तरफ भेज रहा है, तो इट मीन्स ये मोटर फंक्शन हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, जो मैंने शुरुआत में लेक्चर के शुरू में बोला था कि मोटर फंक्शन दो तरह के हो सकते हैं, कि मोटर फंक्शन वॉलेंट्री टाइप के हो सकते हैं, क्या मोटर फंक्शन वॉलेंट्री टाइप के हो सकते हैं, या फिर मोटर फंक्शंस इनवॉलेंट्री टाइप के हो सकते हैं। अगर मेरी इच्छा से काम कर रहा है तो वॉलेंट्री, नहीं कर रहा है तो इनवॉलेंट्री। अगर मेरी इच्छा से काम कर रहा है तो मैं अपनी बॉडी को चला पा रहा हूँ, इस तरह के नर्वस सिस्टम को बोलते हैं आप क्या, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इट मीन्स मैंने जो कंट्रोल किया अपनी इच्छा से कंट्रोल किया, लेकिन मेरे को इसका डिस्कशन नहीं करना है। मेरे को डिस्कशन करना है किसका, इनवॉलेंट्री का। इनवॉलेंट्री जो कंट्रोल हो रहा है, कहने का मतलब क्या मैं ऐसा कह दूँ कि ब्रेन बिना आपको बताए, बिना आपकी बात माने, बिना आपकी सुने, आपकी बॉडी के इंटरनल या फिर विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, आपकी बॉडी के मैक्सिमम हिस्से को कंट्रोल कर रहा है। क्या ये काम आपकी इच्छा से हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या ये मोटर फंक्शन है, हाँ है। तो क्या मैं इस फंक्शन को ऑटोमेटिक फंक्शन कह दूँ, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसको ऑटोमेटिक ना कह के हम कहते हैं क्या, ऑटोनॉमस। इसे हम क्या कहेंगे, ऑटोनॉमस नर्वस system. And in short I can say this is the ANS. So this is your ANS, autonomic nervous system. इसी चीज़ के बारे में आज मेरे को डिस्कस करना है कि what is ANS, autonomic nervous system. So the autonomic nervous system is the involuntary control
which is causing by the brain, which is happening by the brain and the spinal cord in all over the body. This is your ANS, autonomic nervous system. सो अभी मेरे को डिस्कशन करना है, वो किसका करना है, ANS का, इट मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जो कंट्रोल हो रहा है वो बॉडी का इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल हो रहा है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो बॉडी के कौन से ऑर्गन को कंट्रोल करता है, मोस्टली विसरल। कौन से ऑर्गन कंट्रोल करता है, विसरल ऑर्गन्स कंट्रोल किए जाते हैं। और ये जितने भी कंट्रोल होते हैं कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। ये कंट्रोल कैसा है, इनवॉलेंट्री, यानी कि बिना इच्छा के हो रहा है। और इन विसरल का मतलब बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उन्हें बोलते हैं विसरल ऑर्गन। तो जितना भी कंट्रोल है कैसा है, इनवॉलेंट्री है और विसरल ऑर्गन कंट्रोल आप कर रहे हैं। तो दिस इज योर ANS। सर ANS के भी दो पार्ट होते हैं। ANS चीज़ों को दो अलग अलग तरह से कंट्रोल करता है। ANS चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है आपकी इच्छा से, या फिर आपकी इच्छा से का मतलब जब आप फेवर में हैं, आपकी कंडीशंस फेवर में है, चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही है, तो क्यों मैं ज़्यादा चीज़ों को हाइपर एक्टिव करूँगा। तो ANS दो तरह से काम करता है। एक काम करता है SNS में और एक काम करता है PSNS। SNS का मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, NS शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप समझ जाइएगा। एंड द PSNS का मतलब होता है बस सिंपल आपको पैरा लगाना है, तो दिस इज पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दो टाइप का नर्वस सिस्टम आपके पास ANS की कैटेगरी में है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। भाई अंतर क्या है, दो अलग अलग सिस्टम क्यों बनाए गए। अरे भाई रात का टाइम हो रहा है, आप सो रहे हैं तो आपकी बॉडी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपकी हार्ट जो है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, आपकी GIT को कंट्रोल किया जा रहा है, आपके ब्रेन को कंट्रोल किया जा रहा है। कौन कर रहा है, सर आपका जो है ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो ये भाई कंट्रोल जो है पूरे दिन भर 24 घंटे हमारे पास जो है, तो 24 घंटे में जो कंट्रोलिंग मैक्सिमम जो कंट्रोलिंग होती है वो आपका कौन करता होता है, PSNS कंट्रोल करता है। कौन करता है, PSNS कंट्रोल करता है। कहने का मतलब ये मैक्सिमम कंट्रोल है। ओवरऑल कंट्रोल जो आपकी बॉडी में होता है, कहने का मतलब मैं ये कहूँगा कि जब आपकी बॉडी रेस्ट में होती है तो रेस्ट के टाइम पर आपका PSNS काम करता रहता है। लेकिन कभी भी अगर इमरजेंसी कंडीशंस आई, तो इमरजेंसी कंडीशन में से PSNS से ये अधिकार छीन लिया जाता है और ये अधिकार आ जाता है किसके पास, SNS के पास। और SNS का काम क्या है कि ये फ्लाइट एंड द फाइट रिस्पॉन्स कराएगा, कि या तो भाग जाओ या फिर लड़ लो। दो ही तरह के रिस्पॉन्स है हमारे पास, कि SNS का काम क्या है कि फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स ये कराते हैं कि ये लड़ ले, यानी कि डट के खड़ा रहेगा, आपकी बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान के चले कि आप सो रहे हैं, सोते सोते क्या आपको हार्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत है, नहीं, आपकी बॉडी की रेस्ट में है। आपकी बॉडी अगर रेस्ट में है तो मैं ज़्यादा एनर्जी क्यों वेस्ट करूँगा बॉडी में, ऑर्गन्स में ब्लड को पहुँचाने के लिए ज़्यादा को। तो PSNS सिस्टम काम करेगा और बेसिकली हार्ट को उस लेवल पे काम करवाएगा, उस तरह से उसकी एक्टिविटी को नॉर्मल करके रखेगा कि आपकी एनर्जी भी ज़्यादा खर्च ना हो और आपकी बॉडी की डिमांड पूरी हो जाए। लेकिन मान के चलो कि यहीं पर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, या फिर कोई पास में पहाड़ गिर जाए, या फिर पास में कोई बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो SNS काम करेगा, बिकॉज जो PSNS रेस्ट में काम करता है, SNS जो है इस कंडीशंस में सारी चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियक आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है बॉडी के अंदर ब्लड मिल पाए, ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाए, ताकि मैं उस इमरजेंसी कंडीशन को टैकल कर पाऊँ। तो ये काम होगा किसका, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। मैं आपसे वापस से बोल रहा हूँ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन हो गए, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द PSNS, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्चुअली में इमरजेंसी कंडीशंस में आपको बोल रहा हूँ कि फ्लाइट एंड फाइट वाली जो कंडीशन है उसके अंदर काम करेगा। बट द PSNS जो है वो मैक्सिमम कंट्रोल रखता है, रेस्टिंग की रेस्ट कंडीशंस में काम करता है। कहने का मतलब 24 आवर जो आपका काम करता रहता है, मैक्सिमम कंट्रोल मैं बोल रहा हूँ। अगर 24 आवर अगर कंट्रोल कर रहा है तो वो कौन है, PSNS है। नाइट के टाइम पे PSNS बड़ा डोमिनेंट रहता है, नाइट के टाइम पे PSNS बड़ा डोमिनेंट रहेगा। इज दैट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ भाई कि कौन सा जो ऑर्गन है वो PSNS का नर्व का इनर्वेशन रखता है और कौन सा SNS का रखता है, तो ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर जितने भी मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स जो है, बॉडी में जितने भी मोस्ट ऑफ ऑर्गन जितने भी है, ज़्यादातर जो ऑर्गन्स है उनमें दोनों के द्वारा सप्लाई होती है, बोथ सप्लाई प्रेजेंट होती है। मैं क्या लिख रहा हूँ कि जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं उनमें बोथ सप्लाई, यानी कि SNS की सप्लाई भी प्रेजेंट होती है, लेकिन PSNS की सप्लाई भी प्रेजेंट होती है। लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी है जिनके पास या तो केवल SNS की सप्लाई होगी या फिर केवल PSNS की सप्लाई होगी। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि सीलियरी बॉडीज, जैसे कि मैं आपको बोलूँ गैस्ट्रिक वाला पार्ट, या फिर मैं आपको बोलूँ पेनक्रियाज वाला पार्ट, ये जो ऑर्गन्स है इन ऑर्गन्स के पास केवल और केवल PSNS की सप्लाई होती है।
इनके पास एसएनएस का कंट्रोल नहीं होता है तो कभी भी एसएनएस इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ जैसे कि ब्लड वेसल्स, जैसे कि मैं आपको क्या बोलूँ, ब्लड वेसल्स, मैं आपको बोलूँ जैसे कि स्वेट ग्लैंड, या फिर बोला जाए हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स, इन सब के पास जो सप्लाई होती है वो केवल एसएनएस की सप्लाई होती है, यानी सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर दोनों सप्लाई प्रेजेंट होती है, वहाँ पर पीएसएनएस की सप्लाई भी होगी और एसएनएस की सप्लाई भी होगी। अब डिपेंड करता है कि कौन सा इम्पल्स आपके पास आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो सप्लाई काम करेगी। इज दैट ग्रेट? बहुत बढ़िया। मेरे को अब नेक्स्ट पार्ट में ये जानना है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए आप बोल रहे हैं कि बार बार कि दो तरह का कंट्रोल है, एसएनएस का कंट्रोल, पीएसएनएस का कंट्रोल, ब्रेन के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है? तो उस पार्ट को क्या मैं ऑटोनॉमिक सेंटर बोल दूँ? हाँ, तो मेरे को अगला डिस्कशन करना है इसका ऑटोनॉमिक सेंटर का। तो अगली चीज़ मैं जो बता रहा हूँ वो है ऑटोनॉमिक सेंटर। ऑटोनॉमिक सेंटर कौन होगा भाई? जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होगा। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है बॉडी में? तो ये पार्ट है आपका कौन सा? हाइपोथैलेमस। अच्छा, जो हाइपोथैलेमस वो कर देगा। और कौन है? देन मिड ब्रेन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? मिड ब्रेन वाला पार्ट एंड द मेडुला वाला पार्ट। तो मिड ब्रेन हो गया, मेडुला हो गया, ये सब जो होते हैं ये एक्चुअली में क्या करते हैं? एसएनएस और पीएसएनएस की एक्टिविटी दोनों को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मिड ब्रेन और जो मेडुला है ये एसएनएस की कंट्रोल करते हैं, पीएसएनएस को कंट्रोल करते हैं। ये आपके पीपल को कंट्रोल करेंगे, आपके बेगल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मेजर जो कंट्रोल है वो मिड ब्रेन के थ्रू होगा, मेडुला के थ्रू होगा। हाइपोथैलेमस के जैसे कि मैं दो हिस्से बताऊँ, इस हाइपोथैलेमस का एंटीरियर हिस्सा एंड द मीडियल हिस्सा। कौन सा? एंटीरियर मीडियल हिस्सा जो होता है वो पीएसएनएस को कंट्रोल करेगा। और इसका जो पोस्टीरियर लेटरल हिस्सा है, कौन सा? द पोस्टीरियर लेटरल जो हिस्सा है वो आपका एसएनएस सप्लाई कंट्रोल करता है। तो दो तरह के हिस्से इसके अंदर हो गए हाइपोथैलेमस में। अगर आपसे मैं ऑटोनॉमिक सेंट्रल की भाषा में अगर एक लाइन में पूछ रहा हूँ तो दैट इज योर हाइपोथैलेमस। मेजरली आपको बताया ना कौन सा? मिड ब्रेन द मेडुला। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि एक पर्सन है जिस पर्सन का क्या हो गया? रोड ट्रैक एक्सीडेंट हो गया, इन शॉर्ट RTA हो गया, रोड ट्रैक एक्सीडेंट हो गया। और इस पेशेंट के रोड ट्रैक एक्सीडेंट में उसका जो ब्रेन है, उस ब्रेन का हाइंड ब्रेन वाला पार्ट जो है यानी कि पीछे की तरफ जो ब्रेन है वो टूट गया या फिर वो डैमेज हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रेन वाला पार्ट खत्म हो गया, फिर ब्रेन के अंदर मैं आपसे अगर वापस से बोलूँ तो ब्रेन स्टेम वाला पार्ट जिसके अंदर मेडुला ऑब्लिंगेटा होगा, पॉन्स होगा और मिड ब्रेन वाला पार्ट आएगा, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। ब्रेन के पीछे की तरफ जो पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? दिस इज द ब्रेन स्टेम वाला पार्ट। और इसके नीचे से जुड़ी होती है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। और उसके ऊपर की तरफ होता है क्या? फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के बाद में आता है मिड ब्रेन और मिड ब्रेन के बाद में आता है क्या? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लिंगेटा होगा और पॉन्स वाला पार्ट होगा। तो अगर इन सब को मिला के, मिड ब्रेन को मिला दो, हाइंड ब्रेन को मिला दो, इन सब को मिला के बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो इसके अंदर आपको जो है मिड ब्रेन वाला पार्ट भी, मेडुला वाला पार्ट भी। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई पर्सन है जिसमें RTA हुआ है, रोड ट्रैक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें ब्रेन स्टेम जो है इंजर्ड हो गया, अगर पेशेंट का ब्रेन स्टेम इंजर्ड हो गया तो कौन से बॉडी के सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? तो सही बात है, सही पेशेंट का ANS इफेक्ट होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा, वो डैमेज हो जाएगा, तो बॉडी के जितने भी वॉलंटरी फंक्शंस हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। दैट्स इट। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो दिस इज ऑल योर ऑटोनॉमिक सेंटर। ऑटोनॉमिक सेंटर क्या होगा? जो आपके बॉडी के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेगा। अगर मैं इसका ऑटोनॉमिक का क्लासिफिकेशन देखूँ, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की, भाई जो है ब्रेन में मैं समझ गया कि आपने कह दिया कि ये ब्रेन वाला पार्ट है आपका, ब्रेन में जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इम्पल्स आ चुके हैं। ये बॉडी में जाएंगे कैसे? अब तो बॉडी में जाने के लिए इनको न्यूरॉन्स चाहिएंगे, बहुत बढ़िया, नर्व्स चाहिएगी। तो मेरे को जानना है कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है, ब्रेन स्टेम के कौन से ऐसे पार्ट है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड के ऐसे कौन से पार्ट है जहाँ से ये न्यूरॉन्स निकल रहे होते हैं जो ANS को कंट्रोल करते हैं, इट मीन्स PSNS को और SNS को कंट्रोल करते हैं। तो मेरे को नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ये जानूंगा मैं बोलूँगा एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ANS। मैं बोलूँगा एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ANS। मेरे साथ में आप लिखते रहें, अदरवाइज मैं आपको क्लास के एंड में नोट्स ये जो मैंने लिखे हुए हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। दादा एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ANS का क्या होगा कि जो आप एनाटॉमिकली कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से नर्व निकल रही है, तो उसको आप बड़े सिंपल से तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। आप इधर देखेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि मैं ब्रेन का पोस्टीरियर हिस्सा अगर मैं बना दूँ, अगर मैं क्या कर दूँ, ब्रेन का पोस्टीरियर हिस्सा बना दूँ और इस वाले पार्ट को मैं ब्रेन स्टेम के तौर पर रिप्रेजेंट करूँ, इज दैट ग्रेट। और इसके पीछे से मैं यहाँ से निकाल दूँ क्या? स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड, इज दैट ग्रेट। दिस इज योर ब्रेन, जैसा भी है टूटा फूटा, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट हो गया। सर स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकलती है और ब्रेन से क्रेनियम वाले रीजन से क्रेनियल नर्व निकलती है।
क्रेनियल नर्व टोटल 12 पेयर में होती है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, मैंने क्या बनाए, 4 CN बनाए। CN का मतलब होगा क्रेनियल न्यूक्लियाई। CN का मतलब क्या होगा, क्रेनियल न्यूक्लियाई। क्रेनियल न्यूक्लियाई जहाँ से क्रेनियल नर्व निकलेगी, तो मैं क्रेनियल न्यूक्लियाई नंबर कितना, 3 4 7 10, सॉरी 3 7 9 एंड द 10, 4 क्रेनियल न्यूक्लियाई मैंने बनाए, 3 7 9 10। आप कैसे याद रख सकते हैं, आपको याद होने चाहिए विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन सा, 2 7 9 10, 2 7 9 10, इस तरह से याद रखते हैं। विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से होते थे, 2 7 9 10। तो उसी तरह से आप क्रेनियल न्यूक्लियाई को याद रख सकते हैं, 3 7 9 10, बस यहाँ पर 2 की जगह 3 आपने कर दिया। तो ये क्रेनियल नर्व नंबर कितनी है, 2 है, 7 है, 9 है और 10 है। ये जितनी भी क्रेनियल नर्व होती है जो कहाँ से निकलती है, ब्रेन स्टेम वाले पार्ट से निकल रही है, ये सारी की सारी जो क्रेनियल नर्व है ये कंट्रोल करती है आपका क्या, PSNS, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि मैं 2 एग्जांपल इसमें समझाऊं, जैसे कि थर्ड क्रेनियल नर्व है जिसे आप क्या बोलते हैं, आपको उसे बोलते हैं ऑक्यूलोमोटार, जो आपकी आई को कंट्रोल करती है ना। जैसे कि 10th क्रेनियल नर्व है जैसे वेगस नर्व, या आपकी जो है बॉडी की 75% पीएसनेस एक्टिविटी करवाती है। चलो मैं वापस से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये नर्व जो है एक तो क्रेनियल पार्ट से निकली, ठीक है, तो इन्हें बोला क्रेनियल नर्व। इसके अलावा आप सैक्रम की तरफ आएंगे तो सैक्रम में नंबर S2 एंड द नंबर S4, कौन कौन सा, S2 एंड द S4। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द S1 एंड द S3, आई एम ओनली सेइंग द S2 एंड द S4। ये दोनों जो नर्व होती है जो यहाँ से निकलेगी, ये भी किसको कंट्रोल करती है, PSNS को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो PSNS की नर्व है इनका जो ओरिजिन है वो क्रेनियम वाले पार्ट से है। हाँ है सर, बिल्कुल, यानी कि इनका ओरिजिन कैसा है, क्रेनियो है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ओरिजिन जो है सैक्रल वाले रीजन से भी है। हाँ तो है, तो कहने का मतलब जो PSNS का जो ओरिजिन होता है वो क्रेनियो सैक्रल होगा। कैसा ओरिजिन होगा, क्रेनियो सैक्रल। तो PSNS की जो नर्व है वो ओरिजिन में क्रेनियो सैक्रल ओरिजिन में होती है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जैसे कि मैं काफ़ी सारी नर्व बोलूँ, जैसे कि क्रेनियल नर्व नंबर 3, ये 3 वाली जो नर्व है ये आई को कंट्रोल करती है। 7th और 9th जो है ये आपके बॉडी में सीक्रेशंस को बढ़ाती है। और 10th वाली तो बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, 10th वाली जो नर्व है ये आपकी वेगस नर्व है। 10th नर्व जो है मैं लिख रहा हूँ 10th क्रेनियल नर्व विच इज नॉन एज वेगस नर्व। 10th क्रेनियल नर्व आपकी पूरी बॉडी में जितनी PSNS एक्टिविटी हो रही है उसका 75% PSNS एक्टिविटी अकेली कौन करवाती है, वेगस नर्व। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपकी बॉडी की लार्जेस्ट नर्व जो है वो कौन सी है, PSNS। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो 10th क्रेनियल नर्व है। इसके अलावा बची कौन सी, S2 एंड S4। ये आपके नीचे की तरफ अब आ चुकी है, नीचे की तरफ आ चुकी है, तो नीचे के फंक्शन कंट्रोल करेगी, जैसे कि ब्लैडर के, वॉवल के, जेनाइटल्स के। और जेनाइटल्स में जैसे कि पिनाइल इरेक्शन करवाने का काम जो है S2 S4 करेगा। इज दैट ग्रेट। तो ये मैंने ब्लू कलर में जितना भी लिखा है ये कौन सा पार्ट है आपका, PSNS वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है, PSNS वाला पार्ट है। याद क्या रखेंगे, क्रेनियोसैक्युलर डिवीजन होगा, क्रेनियल न्यूक्लियाई 3 7 9 10 होंगे और सैक्रल न्यूक्लियाई S2 एंड द S4 होंगे। सबसे लार्जेस्ट नर्व कौन सी होगी, तो 10th क्रेनियल नर्व होगी। इन सब का ओरिजिन कहाँ से है, ब्रेन स्टेम से है और स्पाइनल कॉर्ड वाले रीजन से है, जिसमें S2 और S4 से है। अब आते हैं केवल PSNS वाली क्लासिफिकेशन के बाद में SNS में। तो SNS का जो ओरिजिन होता है वो आपको थोरेसिक वर्टिब्रा से देखना शुरू करना है, तो थोरेसिक नर्व से देखना शुरू करेंगे। तो थोरेसिक नर्व में लेके T1 के बाद में T2 T3 T4 से लेकर आप जाएंगे कितना तक, L2 मीन्स लंबर वाले रीजन तक। तो आपका जो डिवीजन हो गया वो कहाँ से हो गया, T1 से लेके L2 रीजन तक। कहाँ से, T1 से लेके L2 रीजन तक। ये जो है इस रीजन को मैं क्या थोरेको बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं थोरेको। क्या ये लंबर भी है, तो हाँ, तो इसका जो ओरिजिन है वो कैसा है, थोरेको लंबर ओरिजिन। मैं लंबर बोल रहा हूँ, नंबर नहीं मांग रहा हूँ। दिस इज थोरेको लंबर ओरिजिन, जो T1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, L2 तक। तो T1 से लेकर L2 तक जितने भी स्पाइनल नर्व होगी उन सब का ओरिजिन कैसा होगा, तो थोरेको लंबार ओरिजिन है। मैंने सेम कलर से इसको लिख दिया, लेकिन आप समझ जाएगी जो मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ वो आपके ये सारे के सारे जितने भी होंगे ये कौन होंगे, तो दिस इज़ ऑल यूर्स। मेरे को कलर चेंज कर दीजिए, मैं ब्लैक कलर में लिख देता हूँ। ये ऑल कौन है, ये SNS की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो दिस इज ऑल योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
तो दो तरह के नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का जो ओरिजिन है वो कौन सा है, थोरैकोलम्बर, यानी कि T1 से लेके L2 तक। बड़ा इजी है याद रखना कि T1 से लेके आप L2 तक जाएं। ये सारा का सारा ओरिजिन किसका होगा, एसएनएस का होगा। इसके अलावा बचा हुआ कौन सा, पीएसएनएस का ओरिजिन। तो पीएसएनएस का ओरिजिन कहाँ से होगा, क्रेनियोसेक्रल ओरिजिन नर्व्स होगी, कुछ क्रेनियल न्यूक्लियाई से निकलेगी। क्रेनियल न्यूक्लियाई कहाँ पर, ब्रेन स्टेम में। कौन कौन सा, 3, 7, 9, 10 और कुछ 2 जो मैं बता रहा हूँ वो कहाँ पे, S2 एंड द S। और बाकी की जो होती है इसके अलावा बची हुई सर वो आपका जो है सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि वॉलंटरी वाला पार्ट कंट्रोल करती है। इज दैट ग्रेट, बहुत बढ़िया। यहाँ तक का डिस्कशन अगर समझ में आया तो हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने बोला कि यहाँ पर 2-3 चीज़ें और हम देख सकते हैं, जैसे कि जो एसएनएस है, एसएनएस का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका स्पेलर थोड़ा सा वाइड होता है। इसका फंक्शंस क्या है, देखो एसएनएस का जो फंक्शन है वो क्या है भाई, सिंपल सी बात है कि आपका जो स्ट्रेस हो रहा है आपकी बॉडी में या फिर कोई इमरजेंसी अगर कंडीशन आ गई है तो इस इमरजेंसी कंडीशन का और स्ट्रेस का एमएक्स करे, एमएक्स में मैनेजमेंट करे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपके लिए। अगर मैं पीएसएनएस का फंक्शन देखूँ तो पीएसएनएस का जो फंक्शन है, इस पीएसएनएस का जो फंक्शन है, इस पीएसएनएस का फंक्शन रेस्ट करवाना है। अगर रेस्ट करवाएगा तो ये मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़्यादा काम करता है। इसका सिंपल सा फंडा है कि पहले खाना पी लो, खाओ, उसके बाद में बाकी के काम करेंगे। तो इसका मतलब इसका जो मोस्टली फंक्शन है ये फूड का एसिमिलेशन करवाना है। क्या करवाना है, फूड का एसिमिलेशन करवाना है कि ये फूड का डाइजेशन करे, इसको एब्जॉर्ब करते रहें और बेसिकली एनर्जी कंजर्व करके रखे। क्या कंजर्व करके रखे कि एनर्जी जो है उस एनर्जी को बचा के रखे, एनर्जी का कंजर्वेशन करें कि ज़्यादा हाहू नहीं करना है, ज़्यादा चिल्लाना चपट नहीं करनी है। बस सिंपल है कि अपना काम किया, खाना पीना पचाया, रेस्ट किया, बस सिंपल सी बात है। लेकिन ये जो आपका पीएसएनएस वाला पार्ट है ये आपके हेड, नेक और ट्रंक वाले रीजन के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। अगर आप देख पा रहे होंगे क्रेनियल न्यूक्लियाई जो है हेड वाले पार्ट से निकल रही है। इज दैट ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस और होता है किसमें, एसएनएस और पीएसएनएस की नर्व के लिए। एसएनएस और पीएसएनएस की नर्व के लिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, एक बार डिस्कशन हम कर लेते हैं। मैं लेफ्ट साइड के अंदर जो लिखूंगा मैं पीएसएनएस का ही हिस्सा लिखूंगा और राइट साइड में जो लिखूंगा मैं एसएनएस का ही हिस्सा लिखूंगा। ठीक है, मैं पीएसएनएस को कम्प्लीटली ब्लू कलर से बनाऊंगा और एसएनएस को मैं जो है कम्प्लीटली ब्लैक कलर से बना दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पीएसएनएस को हम देख रहे हैं, पीएसएनएस के अंदर जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा था कि मैंने बोला कि जो न्यूरॉन्स इम्पल्स जो है वो कहाँ से निकले सर, तो क्रेनियल न्यूक्लियाई से निकले। कहाँ से निकले, क्रेनियल न्यूक्लियाई से निकले। और कहाँ तक उनको जाना है, तो ऑब्वियसली बात है उनको ऑर्गन तक जाना है इम्पल्स को लेके। जब भी उनको ऑर्गन तक जाना होता है तो बीच में उनको गैंग्लियन से निकलना पड़ता है। किससे निकलना पड़ता है, गैंग्लियन से गुजरना पड़ता है। किससे गुजरना पड़ेगा, गैंग्लियन से गुजरना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये क्या है, गैंग्लियंस है। यहाँ पर क्या है, गैंग्लियंस है। गैंग्लियंस क्या होते हैं, तो गैंग्लियन ग्रुप होते हैं न्यूरोनल बॉडीज़ के। गैंग्लियन क्या होते हैं, गैंग्लियंस आर द ग्रुप ऑफ न्यूरोनल बॉडीज। ग्रेट। अगर मैं राइट साइड में यहीं पर एसएनएस को अगर मैं बता दूं तो एसएनएस के अंदर भी सेम चीज़ हो रही होगी कि यहाँ पर जो है नर्व ओरिजिन होगा और ये नर्व का ओरिजिन जा कहाँ तक रखा होगा, तो ऑर्गन तक जा रहा होगा। और क्या इनके बीच में भी न्यूक्लियाई होंगे, डेफिनेटली इनके बीच में भी न्यूक्लियाई होंगे। तो मैंने ये गैंग्लियंस बना दिए, इसको मैं शॉर्ट में जी लिख रहा हूँ। आप समझ जाएँ आप कि ये क्या है, जी है। ओरिजिन से लेके ऑर्गन तक जाना है। अब इन दोनों में डिफरेंस अगर आप देख पाएँ तो मैंने एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट किया है कि जो गैंग्लियन मैंने बनाए हैं, इन गैंग्लियन की लोकेशन थोड़ी अलग मैंने बना दी। मैंने जब पीएसएनएस को बनाया तो गैंग्लियन को मैंने ऑर्गन के पास बनाया, लेकिन जब मैंने एसएनएस बनाया तो एसएनएस में मैंने गैंग्लियन को ऑर्गन से दूर बनाया, यानी कि न्यूक्लियाई के पास बनाया। तो बस यही बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, क्या कि यहाँ पर ये, अच्छा ग्रेट है, समझ गए। ओके, तो गैंग्लियन से पहले ओरिजिन जो है यहाँ पर है, तो ये जो है आपका कहलाता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। कौन सा कहलाएगा, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर या फिर प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। सिंपल सी बात है कि गैंग्लियन से पहले आ गया तो प्री गैंग्लियोनिक, अच्छा गैंग्लियन के बाद में आ रहा है तो दिस इज योर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। तो आप जब पीएसएनएस में देखेंगे तो पीएसएनएस में क्या देखेंगे कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है उससे बड़ा होता है कौन सा, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। कौन सा बड़ा होता है, प्री गैंग्लियोनिक जो नर्व फाइबर है वो बड़ा होता है किसमें, पीएसएनएस में। कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो गैंग्लियन है वो ऑर्गन के नियर बाई होते हैं, पास होते हैं। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। कभी कारण से क्वेश्चन आ जाता है कि प्रो और जो है पोस्ट के अंदर कौन सा बड़ा होता है इन केस ऑफ पीएसएनएस। नाउ द इन केस ऑफ एसएनएस तो ये चीज़ें रिवर्स हो जाती है। यहाँ पर ये जो है ये कौन सा है, तो ये ओरिजिन है। ओरिजिन अगर है तो ये कौन सा हो जाएगा, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। और ये आपका हो जाएगा कौन सा, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। तो यहाँ पर अंतर क्या है कि जो पोस्ट वाला है वो बड़ा है किससे, प्री वाले गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर से, और बहुत बड़े ये होते हैं, बहुत गुना ये होते हैं। बहुत बढ़िया।
और कहने का मतलब जो गैंग्लियन है वो ओरिजिन के पास होता है, ना कि ऑर्गन से दूर। कहने का मतलब ऑर्गन से दूर होगा। इन केस ऑफ पीएसनेस ये ऑर्गन के पास होगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो देखो P4 पास, P4 पास, पास किस में सर? तो पीएसनेस में। तो ऑर्गन के पास अगर गैंग्लियन है तो वो पीएसनेस है। ठीक है, बाकी का एसएनएस में आपको दूर करना है। और आपको प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आप समझ जाएंगे कि ओरिजिन से निकला है तो भाई वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, गैंग्लियन से पहले जो न्यूरॉन है जो ओरिजिन से आ रहा है वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, उसके बाद जो जा रहा है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। आई थिंक यहाँ तक की जो चीज़ें हैं आपको समझ में अगर आ गई होगी तो हम अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत इजीली खत्म कर चुके होंगे और हमको आगे की तरफ मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं। तो हम वापस से एक बार अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ इन सब चीज़ों को, तो मैंने क्या बोला कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो आपको बॉडी को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल जो आपका करेगा तो वॉलंटरी इनवॉलंटरी कंट्रोल दो तरह के बॉडी में हो सकते हैं सर। बॉडी के अंदर जो है आपको वॉलंटरी कंट्रोल मिलेगा, इनवॉलंटरी कंट्रोल मिलेगा। कंट्रोल को करने का काम किसका? ब्रेन का है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि तो ये सारा का सारा जो है ब्रेन जो है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट बनाता है। ब्रेन के साथ में एक स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। साथ ही साथ जो आपके जो कंट्रोल है वो वॉलंटरी इनवॉलंटरी कंट्रोल के बाद में यहाँ पर कंट्रोल करवाने का काम कौन करेगा? तो ब्रेन करेगा। लेकिन ब्रेन से क्या निकलेंगे? न्यूरॉन्स निकलेंगे। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कौन है? न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर ये जो बोलो जितना भी पार्ट बनाए ये क्या है सर? ये सर सेल बॉडी है। सेल बॉडी से क्या निकले हैं सर? डेंड्राइट्स निकले हैं, डेंड्रोस निकले हैं, डेंड्रोन से डेंड्राइट निकले हैं जो इन्फॉर्मेशन को, इम्पल्स को लेके आते हैं, फ्रैक्शन पोटेंशियल को लेके आते हैं। सर ये सेल बॉडी की नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है ये क्या है? तो सर ये एक्सॉन वाला पार्ट है। सर एक एक्सॉन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? तो ये एक्सॉन के ऊपर स्वान सेल होती है। और ये स्वान सेल क्या बनाती है? तो पीएसनेस के अंदर क्या बनाती है? तो ये सर ये माइलिन शीथ बनाती है। क्या फॉर्म करती है? ये माइलिन शीथ फॉर्म करेगी। और ये माइलिन शीथ क्या करती है? इम्पल्स को लीकेज होने से बचाती है। माइलिन शीथ का आई थिंक फंक्शन मैं उस टाइम पे नहीं बताया। माइलिन शीथ क्या करती है? इम्पल्स को लीक होने से प्रिवेंट करेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। लेकिन ये मैंने बोला कि माइलिन शीथ जो बनती है ये माइलिन शीथ स्वान सेल के थ्रू बनती है, लेकिन कौन से सिस्टम में? माइलिन शीथ जो है स्वान सेल के थ्रू बनती है कौन से सिस्टम में? ये बनती है पीएसएनएस में या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। लेकिन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ कौन बनाता है? तो ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाती है। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, याद रखिएगा। आपसे सिंपल पूछेगा कि माइलिन शीथ कौन बनाता है, आपको नहीं बोला उसने सेंट्रल बोला है या फिर उसने आपको जो है पेरिफेरल बोला है, तो आप सिंपल सा देखें स्वान सेल आंसर में होगा तो आप स्वान सेल टिक करें। अगर वो आपको सीएनएस मेंशन करके दे रहे हैं तो आंसर ओलिगोडेंड्रोसाइट होगा। और अगर आपको पीएसएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मेंशन करके दे रहा है तो स्वान सेल होगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। यहीं पर मैं आपको बोला कि जो नर्वस सिस्टम है मैं उसको क्लासीफाई करना शुरू किया। नर्वस सिस्टम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं आप, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आएगी। नर्व फाइबर दो तरह के हो सकते हैं। देखो कैसे कि इम्पल्स को आपको ले पहुंचाना है। इम्पल्स अगर आप कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हैं, भाई ऑर्गन से लेके इम्पल्स को मैं ब्रेन की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो इस तरह के नर्व फाइबर कौन होते हैं? सेंसरी होते हैं। लेकिन इम्पल्स को मैं कहाँ लेके आ रहा हूँ कि ब्रेन से मैं ऑर्गन्स की तरफ लेके आ रहा हूँ, ब्रेन से ऑर्गन की तरफ लेके आ जा रहा हूँ, तो कौन है? मोटर है। तो मोटर की बात करनी है मेरे को। मिक्स कौन से होते हैं? जो दोनों काम करते हैं। मोटर जो है वो बेसिकली एफरेंट कहलाते हैं और जो सेंसरी है वो सेंसरी एफरेंट कहलाते हैं, मोटर इफरेंट कहलाते हैं। ए4 आया से आप याद रख सकते हैं। अब मैं मोटर फंक्शन का अगर मैं डिस्कशन करूँ ब्रेन का, बिकॉज अब यही है जो इम्पल्स को आगे की तरफ लेके जा रहा है, तो ब्रेन का जो मोटर फंक्शन है वो दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि आप भाई मोटर फंक्शन वॉलंटरी मेरी इच्छा से हो रहा है कि मेरी बिना इच्छा से हो रहा है। अगर इनवॉलंटरी फंक्शन हो रहा है, वॉलंटरी फंक्शन है, तो ये तो आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम है। लेकिन अगर इनवॉलंटरी फंक्शन है तो वो मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है, ये विसरल ऑर्गन को सप्लाई करेगा। और विसरल ऑर्गन को सप्लाई करेगा तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाएगा, जिससे आप शॉर्ट में एएनएस बोलेंगे। एएनएस आपके विसरल ऑर्गन को कंट्रोल करेगा, इनवॉलंटरी होगा। एएनएस के दो डिवीजन है, एक तो एसएनएस वाला पार्ट और एक पीएसएनएस वाला पार्ट। एसएनएस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पीएसएनएस में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है आपका वो क्या करता है? वो सर इमरजेंसी कंडीशन में फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स देता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा सर? वो मैक्सिमम कंट्रोल करेगा, 24 आवर करेगा, नाइट में डोमिनेंट होगा, रेस्ट की कंडीशन में काम करेगा। जो आपके मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत सप्लाई, दोनों सप्लाई रखते हैं, चाहे उनमें एसएनएस की सप्लाई ना पीएसएनएस की सप्लाई होती है। लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके अंदर केवल पीएसएनएस की डोमिनेंट सप्लाई है। ऐसा नहीं कि एसएनएस की, लेकिन पीएसएनएस की डोमिनेंट सप्लाई, जैसे कि पैनक्रियाज, गैस्टर के अंदर सिलियरी पार्ट, ब्लड वेसल, सीवेट ग्लैंड ऑफ द हेयर फॉसिकल्स जो होते हैं उनमें डोमिनेंट एसएनएस की सप्लाई होती है। पीएसएनएस की भी है लेकिन डोमिनेंट एसएनएस की है। ऑटोनॉमिक सेंटर्स कहाँ होते हैं? तो ऑटोनॉमिक सेंटर्स ऑब्वियसली ब्रेन वाले पार्ट में होंगे, जो क्या कर रहे होंगे? कंट्रोल कर रहे होंगे किसको? भाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। तो कौन कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को? तो अगर मैं उसका डिस्कशन आपसे करूँ तो इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कौन है? तो सर आपके पास हाइपोथैलेमस है, आपके पास मिड ब्रेन है और आपके पास मेडुला है। ये दोनों एसएनएस और पीएसएनएस को कंट्रोल करता है। लेकिन हाइपोथैलेमस का एंटीरियर मीडियल पार्ट पीएसएनएस को कंट्रोल करता है, पोस्टीरियर लेटरल पार्ट एसएनएस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस के अदर फंक्शन ही बता सकते हैं कि हाइपोथैलेमस में भूख, प्यास, नींद, प्यास सबको कंट्रोल करेगा।
टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ये बात ध्यान रखें। चलो, मैं जैसे कि बोला कि रोड ट्रैक एक्सीडेंट हो गया, उसमें अगर ब्रेन स्टेम इंजर्ड हो गया, अगर रोड ट्रैक एक्सीडेंट हुआ उसमें ब्रेन स्टेम इंजर्ड हो गया, तो पेशेंट के कौन से फंक्शन रुकेंगे? तो भाई पेशेंट के आपके इन्वॉलंटरी जितने फंक्शन है विसरल वाले, वो सारे रुक जाएंगे, एएनएस रुक जाएगा। मैंने एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन बताया कि एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की बॉडी के अंदर जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से क्लासिफाइड आपने किया हुआ है, कहाँ से उसका ओरिजिन है। तो ये है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द एएनएस। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में भाई कुछ जो न्यूक्लियाई वो कहाँ से निकल रहे होते हैं? ब्रेन स्टेम वाले पार्ट से। कहाँ से निकलेंगे? ब्रेन स्टेम से। ये आपका ब्रेन जो मैं पिंक कलर के अंदर डिवाइड करके दे रहा हूँ, ये पोस्टीरियर हिस्से में देख रहा हूँ, और जो येलो कलर में जो इसमें डेंस है वो क्या है सर? ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम के नीचे की तरफ जो है ये ग्रीन कलर के अंदर ये क्या है? सारा का सारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहाँ पर जो येलो कलर वाला पार्ट है, दिस इज ब्रेन स्टेम वाला पार्ट, इससे निकला है क्रेनियल न्यूक्लियाई। कौन कौन सा? 3, 7, 9, 10 से 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती है। मैं उसमें से केवल किसकी बात कर रहा हूँ? 3 की, 7 की, 9 की, 10 की। 3, 7, 9, 10 जो है आपकी, वो सारी की सारी कंट्रोल करती है किसको? पीएसनेस को। किसको कंट्रोल करेगी? पीएसनेस को। उसके साथ में ये क्रेनियल डिवीजन हो गया, साथ ही साथ S2 एंड द S4 जो सैक्रम रीजन से निकलती है। तो कहने का मतलब जो पीएसनेस की सप्लाई है, पीएसनेस की सप्लाई कैसी होती है? तो पीएसनेस की सप्लाई कैसी होती है? क्रेनियो सैक्रल होगी। इसमें से जो 10th क्रेनियल नर्व है पूरी की पूरी पीएसनेस की 75% एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। पीएसनेस का फंक्शन क्या है? तो पीएसनेस का फंक्शन है भाई फूड का एसिमुलेशन करना, खाना पीना खाओ, बाकी काम बाद में करेंगे, इसका सिंपल है। तो फूड का एसिमुलेशन करो, एनर्जी को कंजर्व करके रखो, जरूरत पड़ेगी तो काम में लेंगे। लेकिन जैसी इमरजेंसी कंडीशन आएगी, स्ट्रेस आएगा, इमरजेंसी आएगी, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास एसएनएस आ जाएगा। और एसएनएस का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है? तो सर थोरेको लंबार ओरिजिन है उसका। T1 से लेके L2 तक जो स्पाइनल वर्टिब्राज है, स्पाइनल जो नर्व यहाँ से निकल रही है, उनसे इनका कंट्रोलेशन होगा। मैंने दूसरा एड पॉइंट भी इसके अंदर बताया कि प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक में अंतर क्या होता है। अगर आप बात कर रहे हैं किसकी? एसएनएस की और पीएसएनएस की। आप बात कर रहे हैं एसएनएस की या फिर पीएसएनएस की, तो वो मैटर करेगा यहाँ पर। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? पीएसएनएस की। बात कर रहा हूँ किसकी? पीएसएनएस की। पीएसएनएस मतलब पास, मैंने आपको बोला था कि ऑर्गन के पास होगा क्या? गैंग्लियन। ऑर्गन के पास क्या होगा? गैंग्लियन। तो पीएसएनएस है, और ऑर्गन से दूर अगर होगा गैंग्लियन तो ये क्या है? एसएनएस। गैंग्लियन क्या होते हैं? तो ग्रुप ऑफ न्यूरल बॉडी जो होते हैं। तो यहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में अंतर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे पीएसएनएस में तो यहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लंबे होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से, और एसएनएस में पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लंबे होते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से। यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। इज दैट क्लियर? चलो, अब ऐसी एनाटॉमी को डिस्कस करते हुए मैं आगे की तरफ आपको लेके जाने की कोशिश करता हूँ। इसी पार्ट को ख़त्म यहाँ पर मैं करते हुए इसको आगे की तरफ आपको मैं मूव करवाता हूँ। मैं लाइन यहाँ पर खींच देता हूँ, उसके बाद चलो ग्रेट। नो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जैसे कि आपके पास मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज एन न्यूरॉन, दिस इज एन न्यूरॉन, दिस इज एन अनदर न्यूरॉन। ओके, तो इस तरह के न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड रहेंगे, और ये सारे के सारे इम्पल्स को कहाँ पहुँचाएंगे? ऑर्गन्स के पास पहुँचाएंगे। कहाँ पहुँचाएंगे? ऑर्गन्स के पास पहुँचाएंगे। और इम्पल्स ऑब्वियसली ब्रेन से आए होंगे, ऑब्वियसली इम्पल्स ब्रेन से आए होंगे। ठीक है, तो मेरे को आप ये जानने की कोशिश करें कि भाई इम्पल्स हमेशा ब्रेन में जो है डेंड्राइट वाले पोर्शन से कलेक्ट करे जाते हैं। तो इस वाले रीजन के अंदर ब्रेन में इम्पल्स इस तरह से, ब्रेन से इम्पल्स यहाँ से आए होंगे, और यहाँ से इम्पल्स यहाँ जा रहे होंगे, और यहाँ से इम्पल्स यहाँ जा रहे होंगे। तो क्या मैं समझ सकता हूँ कि कौन सा न्यूरॉन है, ये कौन सा नर्व है? तो ये ऑब्वियसली ब्रेन से इम्पल्स ऑर्गन की तरफ आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये मोटर नर्व है। अगर मैं इसको उल्टा बना देता, अगर मैं इसको क्या बना देता? उल्टा बना देता। मैं अगर इसको इस तरह से बनाने की कोशिश करता कि भाई इम्पल्स हमेशा जो है डेंड्राइट वाले रीजन से अंदर कलेक्ट किए जाते हैं, ये मैं समझता हूँ अगर, तो मेरे को इसको इस तरह से बनाना चाहिए, इस तरह से। तो मैं समझ जाता कि इम्पल्स जो है अलग तरह से मूव कर रहे हैं, कि इम्पल्स ऑर्गन से अब जो है कहाँ जा रहे हैं सर? ब्रेन की तरफ जा रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन कौन सा है सर? ये सर सेंसरी वाला पोर्शन है आपने बनाया जो। ये वाला जो पोर्शन है ये मोटर वाला पोर्शन है। इम्पल्स में अरेंजमेंट, भाई इम्पल्स हमेशा जो है ब्रेन में, ध्यान रखें कि नर्व में, न्यूरॉन में इम्पल्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अलग डायरेक्शन में फ्लो कर ही नहीं सकता। ये हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ जाएगा इम्पल्स में, ये फ्लो है, रूट रहेगा, सिंपल है। तो हमेशा इम्पल्स को कलेक्ट करने का काम किसका है? डेंड्राइट्स का है। अब सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर कुछ जंक्शंस बन रहे हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से, मेरी नज़र से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जंक्शंस हैं। उन जंक्शंस को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि भाई सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो जंक्शन से इम्पल्स जो है ब्रेन से आए, तो न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में जंक्शन बन रहा है, देखो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर न्यूरॉन्स और ऑर्गन के बीच में जंक्शन बन रहा है। तो कहने का मतलब जब भी ब्रेन से इम्पल्स दूसरी तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पर जंक्शन बनता है। उस जंक्शन को मेरे को डिस्कशन करना है, और उसी से सारे काम कंट्रोल होंगे। तो उस जंक्शन को अगर मैं कंट्रोल करूँ तो उस जंक्शन को जंक्शन ना बोलकर, पहली बात तो बड़ा अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करा जाएगा, बड़ा फैंसी सा शब्द हम यूज करेंगे, इसको बोलते हैं साइनेप्स। उसको क्या बोलेंगे? साइनेप्स बोलेंगे। तो भाई जहाँ पर आपको, अब सिंपल सा शब्द मैंने बता दिया, साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब क्या हो गया? कि जहाँ पर नर्व या तो नर्व से जुड़ रही हो, या तो नर्व से जुड़ रही हो, या फिर नर्व अगर ऑर्गन से जुड़ रही है जिस प्लेस पर, उसे क्या बोलेंगे आप? साइनेप्स बोलेंगे। सही है। तो मेरे से जो अब नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा वो किसका रहेगा? साइनेप्स का रहेगा। तो मैं आपको एक साइनेप्स बना के बताऊंगा, उस साइनेप्स के बिहाफ पर आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। चलो ग्रेट।
तो नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो साइनेप्स का है, और साइनेप्स से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, तो बी फोकस्ड है। साइनेप्स के अंदर मान के चलो कि एक न्यूरॉन जो मैं बना रहा हूँ, ये न्यूरॉन ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, एक न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन के नीचे दूसरा न्यूरॉन है, या फिर न्यूरॉन नहीं है तो कोई मसल ग्रुप है, या फिर कोई ऑर्गन वाला ग्रुप है, कुछ भी समझ के चले, ठीक है। तो जो भी पहले वाला जहाँ से इम्पल्स आ रहे होंगे उस तरह की, यहाँ पर जो न्यूरॉन है, इसी मेम्ब्रेन है, इसको बोलेंगे आप क्या, प्री। ऑब्वियसली पहले है तो प्री किसका है, ये साइनेप्स का है, तो दिस इज नोन एज प्री साइनेप्टिक एंड दिस इज द मेम्ब्रेन, सो दिस इज योर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इसको क्या मैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कह सकता हूँ? सर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, दिस इज योर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो दो तरह की मेम्ब्रेन आपको डिस्कस होगी, द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो पहला न्यूरॉन है जहाँ से इम्पल्स आ रहा है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जहाँ पर इम्पल्स जा रहा है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में सर मुझे एक दराज दिखाई दे रही है, खाली खांच दिखाई दे रही है, उसे क्या बोलेंगे सर? तो क्लेफ्ट हो गई, तो इसे क्या बोल सकता हूँ मैं? दिस इज योर साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब एक दराज, खांच, CLEFT क्लेफ्ट। दिस इज योर साइनेप्टिक क्लेफ्ट, दिस इज योर साइनेप्टिक क्लेफ्ट। कोई इशू नहीं। तो ऑर्गन मैंने डिस्कस कर लिया, पहली नर्व या फिर दूसरा, ये नर्व भी हो सकती है या फिर ये ऑर्गन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, द सेकंड इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पहले जो है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, देन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। यहाँ पर जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, याद रखिएगा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर हमेशा कुछ वेसाइकल्स होते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ वेसाइकल, कुछ पाउच प्रेजेंट होते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट है पाउच। ये क्या प्रेजेंट है? वेसाइकल प्रेजेंट है। और इन वेसाइकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो इसके अंदर एक केमिकल भरा होगा। क्या होगा? इनके अंदर कुछ केमिकल्स इकट्ठा रहेगा। ये केमिकल्स जो इम्पल्स होते हैं, इन्फॉर्मेशंस होती है, उन्हें ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो इस तरह के जो केमिकल है उन्हें बोलते हैं क्या? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या बोलेंगे? न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर को मैं शॉर्ट में आज के बाद एंटी लिखूंगा, तो आप याद रखिएगा, न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ द एंटीज। तो न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। क्या? न्यूरो ट्रांसमीटर जो वेसाइकल के अंदर भरे होंगे। बहुत बढ़िया। ना द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? तो अब मैं आपको इस चीज़ को दूसरे तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। मान के चलो कि कोई इम्पल्स आया, मान के चलें कि कोई इम्पल्स आया, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक्शन पोटेंशियल आया, वो न्यूरॉन को मिला या फिर नर्व को मिला। इस न्यूरॉन से इसको नेक्स्ट न्यूरॉन में पहुंचाना है, फिर किसी ऑर्गन में पहुंचाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल मिलेगा, तो इस एक्शन पोटेंशियल से मिलने से जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, मैं इसको लिख रहा हूँ PSM, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो वेसाइकल है, इन वेसाइकल में कैल्शियम रिलीज होगा, और कैल्शियम रिलीज होने की वजह से यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। क्या रिलीज होंगे? न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होकर कहाँ पे आएंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। कहाँ पे आएंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद में कहाँ पर गिरेंगे? तो ये गिरेंगे किस पर? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जब गिरेंगे, तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर इनको कोई रिसीव करने वाला चाहिए। तो वो रिसीव करने वाला सब्सटेंस कौन है? तो वो रिसीव करने वाले रिसीव करने वाली जो स्ट्रक्चर जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होगी, उन्हें क्या बोलेंगे? रिसेप्टर। क्या बोलेंगे उन्हें? रिसेप्टर। तो दो बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई मेरे लिए, कि एक तो हो गया न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरा हो गया रिसेप्टर। बाकी तो सारी चीज़ें सब में सेम होनी है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, कि जो है जैसे कोई एक्शन पोटेंशियल आया, मैं इसको दूसरे कलर में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कलर का चुनाव बड़ा मुश्किल है सर जीवन में। ओके, सो देर इज एनी एक्शन पोटेंशियल इज हियर. Due to this action potential, the vesicle will be excited. The vesicle will release. The vesicle will release the action, the neurotransmitter. In effect of. So this is your. मान के चलो कि दिस इज योर वेसाइकल, जो अब क्या करने को तैयार है? रप्चर करने को तैयार है। रप्चर करेगा तो रप्चर करके न्यूरो ट्रांसमीटर को बाहर फेंकेगा, और न्यूरो ट्रांसमीटर को अगर बाहर फेंकेगा तो यहाँ पर रिसीव करने वाला कोई सब्सटेंस ही है। हाँ, तो रिसीव करने वाला कौन होगा? तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? दिस इज योर रिसेप्टर। दिस इज योर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इनको, हाँ, दिस इज योर रिसेप्टर। तो न्यूरो ट्रांसमीटर जब आया तो उसको रिसीव किसने किया? उसको रिसीव किसने किया? दिस इज योर एंटी न्यूरो ट्रांसमीटर। तो न्यूरो ट्रांसमीटर को रिसीव किसने किया? आपके रिसेप्टर ने। अब बस यहीं इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्चुअली में साइनेप्सिस। दैट प्रोसेस जो हो रहा है उसे बोलते हैं साइनेप्सिस। तो साइनेप्स क्या है? सबसे पहले तो साइनेप्स इज एन जंक्शन बिटवीन टू नर्व एंडिंग्स। टू नर्व एंडिंग्स तो कैसे हो सकता है सर? एक नर्व की तो एंडिंग है, दूसरे नर्व की शुरुआत। तो दिस इज योर साइनेप्स, और द साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन ए नर्व एंड द ऑर्गन और एनी मसल। दिस इज योर साइनेप्स।
साइनस में पहला वाला पार्ट होगा विच इज प्री साइनेटिक मेम्ब्रेन, दूसरा वाला पार्ट होगा पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन चाहे कोई ऑर्गन हो सकता है, चाहे कोई न्यूरॉन हो सकता है। प्री साइनेटिक मेम्ब्रेन के अंदर वेसाइकल प्रेजेंट होकर वेसाइकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद में जो पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। अब मेरे को बात समझ में आने लगी। और रिसेप्टर जो होंगे, ये रिसेप्टर क्या करेंगे, जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा तो उस एक्शन पोटेंशियल के आने से वेसाइकल जो है एक्साइट होंगे और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे। और इस न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज होती है, न्यूरोट्रांसमीटर साइनेटिक क्लेफ्ट में जाएगा और साइनेटिक क्लेफ्ट पे जाकर रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएगा और रिसेप्टर के अंदर कुछ चेंजेस करवाएगा और उसकी वजह से पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस होंगे और उसकी वजह से जो आपका जो पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन उसके अंदर क्या जाएगा, चेंज आ जाएगा। और ये चेंज कहाँ दिखेगा, या तो किसी न्यूरॉन में चेंज दिखेगा जो ऑर्गन में दिखेगा। अगर न्यूरॉन के अंदर चेंज है तो चेंज आते जाते आगे जाता जाएगा, और ऑर्गन के अंदर चेंज है तो वहाँ पर ऑर्गन के अंदर फंक्शन परफॉर्म करा देगा। ग्रेट है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात ध्यान रखने की, यहाँ पर जो रिसेप्टर्स है और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, बस इन्हीं के अंदर सारा का सारा डिस्कशन हो जाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं एक बार ये बता देता हूँ कि अब जो रिसेप्टर्स और न्यूरोट्रांसमीटर का डिस्कशन जो हम कर रहे हैं वही डिस्कशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, मैं इसको साइड में कर दिया। नदर रिसेप्टर जो है और न्यूरोट्रांसमीटर जो है, अब कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली में कौन सा रिसेप्टर है, कहाँ पे काम कर रहा है, कैसे फंक्शन परफॉर्म करवाना है। तो देखो, आपको जब भी नर्व फाइबर दिखे किसका, एसएनएस का, या फिर नर्व फाइबर दिखे आपको पीएसएनएस का, ध्यान से सुनिएगा, पीएसएनएस में और एसएनएस में भाई डिफरेंस यहीं पे होना है। या तो न्यूरोट्रांसमीटर को आप चेंज करेंगे, या तो आप न्यूरोट्रांसमीटर को चेंज करेंगे, या फिर आप चेंज करेंगे किसको, रिसेप्टर को। इन्हीं से फंक्शंस होने हैं। तो पीएसएनएस के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर डोमिनेटली प्रेजेंट होता है विच इज एसीएच और द एसिटाइल कोलिन। मैं आज के बाद इसको एसीएच लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एसिटाइल कोलिन। ठीक है। और इसके अलावा जो आपका एसएनएस है, इस एसएनएस के अंदर जो आपका प्रोडोमिनेंटली जो न्यूरोट्रांसमीटर था विच इज एनी, इन शॉर्ट में मैं लिखूंगा एनी, विच इज नॉर एपिनेफ्रिन। दिस इज योर नॉर एपिनेफ्रिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें कि जब भी एसीएच रिलीज हो रहा है, एसीएच मतलब समझ जाओ कि पीएसएनएस एक्टिविटी हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि एसएनएस काम कर रहा है तो एसएनएस में कौन रिलीज होगा, नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। सिंपल है ना। द रिसेप्टर तो जो है रिसेप्टर भी डिफरेंट होंगे। तो रिसेप्टर का डिस्कशन अगर मैं करूँ, दिस इज योर रिसेप्टर। रिसेप्टर का अगर मैं डिस्कशन करूंगा तो रिसेप्टर के डिस्कशन में आपको समझना है कि रिसेप्टर भी दो टाइप के होंगे। ऑब्वियसली बात है कि भाई एसएनएस के अंदर रिसेप्टर जो है वो अलग होंगे और पीएसएनएस के अंदर रिसेप्टर अलग होंगे। नहीं तो सेम होगा तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। तो एसएनएस के नर्व जो है और पीएसएनएस के नर्व जो है या फिर ऑर्गन जो है, वहाँ पर रिसेप्टर अलग अलग होंगे। तो रिसेप्टर देखो, एसएनएस के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। कौन कौन से रिसेप्टर, एल्फा रिसेप्टर एंड द बीटा रिसेप्टर। और पीएसएनएस के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देखो, ए मतलब एल्फा, तो एल्फा रिसेप्टर एंड द बीटा रिसेप्टर। ठीक है ना। द पीएसएनएस के अंदर जो रिसेप्टर है वो दो तरह के रिसेप्टर है। यहाँ पर एन रिसेप्टर एंड द एम रिसेप्टर। एन का मतलब होता है निकोटिनिक, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा बट मैं बता रहा हूँ। तो निकोटिनिक रिसेप्टर एंड द एम मतलब मस्कर्निक रिसेप्टर। मस्कर्निक, MUSCURANIC, दिस इज मस्कर्निक रिसेप्टर। रिसेप्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इनके नीचे आर लगा देता हूँ, तो NR एंड द MR। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये समझ में आ जाएगा आपको, सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए यहाँ से। तो मैंने बड़ा सिंप्लीफाई आपको किया। ठीक है, क्या मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि भाई कि एक्टिविटी या तो मेरे पास एसएनएस की है या फिर एक्टिविटी मेरे पास पीएसएनएस की है। ठीक है, अब मैं आपको समवाय करता हूँ चीज़ों को। पीएसएनएस का जो ओरिजिन है, पहली बात, पीएसएनएस का जो पीएसएनएस का जो नर्व ओरिजिन है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो भाई आपने बताया कि 3 है, 7 है, 9 है और 10 है। ये सारी की सारी क्रेनियल न्यूक्लियाई है। इसके अलावा जो सैक्रल होता है तो सैक्रल में S2 एंड द S4, ये ओरिजिन है। सही है, ये ओरिजिन हो गया। एसएनएस का ओरिजिन कहाँ है, तो एसएनएस का ओरिजिन तो बड़ा सिंपल था कि आप T1 से चलना शुरू करें और L2 तक जाए, यानी कि थोरेकोलम्बार ओरिजिन है। इनका क्रेनियोसैक्रल ओरिजिन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये एसएनएस का डिस्कशन एंड ये पीएसएनएस का डिस्कशन, बहुत बढ़िया। इसके अलावा एसएनएस और पीएसएनएस में क्या होता है, तो पीएसएनएस में पास होता है, पास मतलब गैंग्लियन पास होता है। गैंग्लियन को अगर पास रखना है ऑर्गन के, तो ऑर्गन के पास रखने के लिए इसका मतलब यहाँ पर जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो लंबा होगा और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा होगा। यहाँ पर जस्ट हो जाएगा कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो लंबा होगा और जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो छोटा होगा। दूसरा डिस्कशन मैंने बोला, जब भी एसएनएस की एक्टिविटी होगी तो एसएनएस की एक्टिविटी किस में होगी, एक्शन में होगी। एक्शन का मतलब इमरजेंसी वाली कंडीशंस के अंदर होगी, और जो पीएसएनएस की एक्टिविटी है वो हमेशा रेस्ट वाली कंडीशंस के अंदर होगी। एसएनएस के कंडीशन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर कौन है,
और रिसेप्टर कौन है ये मेरे को समझना है। तो एसएनएस में रिसेप्टर कौन थे भाई, एसएनएस के अंदर रिसेप्टर है आपके पास अल्फा रिसेप्टर एंड द बीटा रिसेप्टर। न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, तो भाई न्यूरोट्रांसमीटर तो एक ही होगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर कौन होगा, ACH यानी कि एसिटाइल कोलिन। पीएसएनएस के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, तो पीएसएनएस के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर एपिनेफ्रिन। और जो रिसेप्टर आपके पास है, तो रिसेप्टर यहाँ पर दो है, एक निकोटिनिक रिसेप्टर एंड द मस्कर्निक रिसेप्टर, एन रिसेप्टर एंड द एम रिसेप्टर। सही है ना। द साइनेप्स का हमने डिस्कशन किया, तो साइनेप्स बनता है, दैट्स इट ऑल। ये जो मैंने आपको अभी तक लास्ट 53 मिनट में समझाया है ये उसका समराइजेशन है। तो एक्चुअली में जो चीज़ें शॉर्ट होती है तो शॉर्ट हमको पढ़ने से, लेंथली पढ़ने से होती है, ठीक है। ये अगर आप दोनों चीज़ें याद रख लिए तो उससे आपको मैं पूरी की पूरी ANS की जो है फार्मा समझा पाऊंगा, ठीक है। कि PSNS के अंदर, SNS के अंदर, ये जो है यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने लिख दिया यहाँ पर। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ओके। यहीं से क्वेश्चन आपको देखेंगे, ये अगर याद रह गया आपको तो सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इज दैट ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। साइनेप्स समझ में आया, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन समझ में आई। तो ये जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन से मेरे को समझ में आ जाएगा कि एक्टिविटी जो होनी है वो एसएनएस की एक्टिविटी होनी है, पीएसएनएस की एक्टिविटी नहीं। ऑब्वियसली बात है भाई कि एसएनएस की नर्व अगर काम कर रही है तो एसएनएस की एक्टिविटी होनी है, पीएसएनएस की अगर नर्व काम कर रही है तो पीएसएनएस की एक्टिविटी होनी है। डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा रिसेप्टर काम में ले रहे हैं, कौन सा रिसेप्टर कहाँ होगा, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एक एक अलग तरह से। कि हम सबसे पहले पीएसएनएस को उठाएंगे, पीएसएनएस के बाद हम एसएनएस को पढ़ेंगे, उसके बाद में इनकी फार्माकोलॉजी का डिस्कशन करेंगे। इज दैट ग्रेट, ठीक है। तो ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। ये पहला जो सेक्शन है मैंने यहाँ पर एंड कर चुका हूँ। इसके बाद मुझे दूसरा सेक्शन में शुरू करूँगा, उसके अंदर मैं पीएसएनएस पढ़ाऊँगा और पीएसएनएस के बाद में मैं एसएनएस पढ़ाऊँगा। तो ये आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। थैंक यू टू यू ऑल, ओके। अगर किसी प्रकार का अगर डाउट अगर आपको है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ओके। गुड बाय, बाय, थैंक यू।